और अब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका मानना है कि बाजार की हर गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, खास तौर से 5 सालों के लिए पैसा जरूर लगाना चाहिए। भारतीय बाजारों में कौन से वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जो उन्हें पसंद है और अगले 5 साल में 10 गुना हो सकते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। भारतीय बाजारों के लिए 2015 का साल बेहद इंटरेस्टिंग रहा। नए लाइफ टाइम हाई बने, लेकिन उसके बाद बाजारों में बड़ा करेक्शन भी हुआ। लेकिन एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है बाजारों में, वो ये कि एफआईज थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स जमकर पैसा लगा रहे हैं, और वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। और ऐसे में अगर आप देखें तो निफ्टी भले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हो, लेकिन छोटे मझोले शेयर मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में बड़ी इंटरेस्ट देखी जा रही है, अच्छी तेजी देखी जा रही है। आज मैं एक खास मौके पर बात कर रहा हूं। जी हाँ, मेरे सामने ये बुक है 20th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की हर साल जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी की जाती है, ये 20वीं वेल्थ क्रिएशन स्टडी एक खास मकसद से, खास मुद्दे पर है, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। और इस स्टडी का नाम है मिड टू मेगा, और इसी पर बातचीत करते हैं देश के जाने माने, मैं ये कहूंगा कि सबसे बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। रामदेव जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपने जो थीम चुनी है, ऐसा लगता है बेहद टाइमली है, और मार्केट में हर आदमी अभी इसी थीम की तरफ जानना और समझना चाहता है, मिड टू मेगा। इसे बताएं, ये थीम आपने क्यों चुनी है और इसके पीछे क्या खास आपका ऑब्जेक्टिव है? एक्चुअली 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था कि ग्रोथ का जो एक फेनोमेना होता है स्टॉक इन्वेस्टिंग में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो बहुत है, आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन मार्केट उसका वैल्यूएशन जरूर करती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के हिसाब से कि कहाँ पर ग्रोथ खोजें, कितना ग्रोथ है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जैसे आपको कोई ग्रोथ कंपनी मिल जाए, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में उसका जो प्राइस है उसमें कितना ग्रोथ प्राइस्ड इन है। जैसे आप मान लो आयशा खरीदते हैं, 50% ग्रोथ है, लेकिन मालूम है 60 का पी है। मतलब ये है कि बल्क ऑफ द ग्रोथ जो आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो आप इस भाव से भी खरीदें तो हो सकता है शायद पैसे ना बने। ग्रोथ वाला स्टॉक मिले लेकिन सस्ता मिले, हाँ। वो बहुत जरूरी है। तो ये कैसे पकड़ने कि भाई स्टॉक में सक्सेसफुली ग्रोथ है अगले 5-10 साल में, लेकिन वो बाजार को नहीं मालूम अहेड ऑफ द टाइम कैसे खरीदने का। तो उसके लिए हमने स्टडी की कि तो लास्ट हमने एक स्टडी की 100x। तो उसमें क्या है कि वो छोटी कंपनीज कैसे बहुत बड़ी कंपनी बनती है। तो हर कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे से होती है और बहुत बड़ी बनती है। जैसे इन्फोसिस 50-60 करोड़ में पब्लिक इशू आई थी और बढ़ के अभी 2-2.5 लाख करोड़ हो गई, और अभी भी आगे बहुत लंबा कहानी चालू है। कितने डिविडेंड आते हैं, कितने हजारों करोड़, हर सब कुछ उसका हिसाब 1000 करोड़ में। चालू कहां से 50 करोड़ से, लेकिन 20 साल हो गए। समय 93 में आई थी, 22 साल हो गया। सो उस टाइप की कंपनी की कहानी कैसे करने का। लेकिन हमको रियलाइज हुआ कि ऐसे सिर्फ 47 कंपनीज हुए 20 साल में। तो हर साल 2 कंपनी, यानी कि ऐसे सिर्फ 47 कंपनियां जिन्होंने 20 साल में 100% ज्यादा के रिटर्न दिए। हाँ। तो मतलब उनको चुनना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, काफी आयाराम गैराम टाइप के हुए कि मतलब Y2K में आपका सत्यम या SSI या यूनिटेक, ये सब बड़े लेकिन घट गए, खत्म हो गए। मतलब शेयर लोगों को एक्चुअली नेट नुकसान ही हुआ हमारे शेयर को। जो जिंदा है कंपनियां, हाँ, आज के दिन आप बेच सकते हैं। हाँ, ऐसे वो 47 कंपनी थे। तो लेकिन 20 साल में 47 कंपनी पोर्टफोलियो तो बनेंगे नहीं, और आप इतने भाग्यवान भी नहीं हो कि सब कंपनी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना। सो हाउ डू यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो? सो वन इज ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू बिकम लकी अबाउट 100x एंड you can buy as much as you want, but still you want to build a portfolio. तो उसके लिए हमने सोचा कि let's look at mid to mega instead of 100x, let's look at 10x opportunities, 10x in a shorter period of 5 years. अच्छा, मिड कैप की थ्योरी इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी दिख रही है क्योंकि लोकल मनी काफी आ रहा है। हमारे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, SIP कर रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। और हमारे लोकल फंड मैनेजर भी ज्यादा समझदार होने की बजाय दिग्गज शेयरों में पैसा लगाएं, जहाँ FIs हैं वो कभी भी बेच कर चले जाए, मूड खराब हो। हम भी मिड कैप में पैसा लगाएं, स्टोरी ढूंढें। तो फिर ऐसे में क्या ये सही वक्त है अगले 5-10 सालों के लिए? आपको लगता है कि मिड कैप शेयरों में, अच्छी क्वालिटी मिड कैप शेयरों में बड़ी तेजी होने वाली है? अच्छी क्वालिटी मिड कैप शेयर्स बॉट एट रीजनेबल प्राइस, वो हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी है। शेयर बाजार हमेशा के लिए अपॉर्चुनिटी। मैं बोलता हूँ ना, बाजार जितने नीचे जाएगा उतना अच्छा होता जाएगा, क्योंकि 2020 में जहां पहुंचना पड़ा तो वहां तो पहुंचेगा ही। आज आप जो है 100 रुपए में बदलेंगे 80 में खरीद लें तो और अच्छा है।
तो आप 80 में खरीदना चाहते हैं, 70 में खरीदना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन लोग खरीदना चाहते हैं 120 में। लोग चाहते हैं कि बाजार इमीडिएटली 120 हो जाए और सब सब चले जाएंगे उसके ऊपर। सो एक्चुअली जिसको 5 साल के लिए शेयर खरीदना है, उसके लिए इससे अच्छा कोई टाइम नहीं मिल सकता। उसको रोज प्रार्थना कर दीजिए बाजार 5 टका गिर जाए ताकि वो सस्ता खरीद ले माल। जैसे आपको घर खरीदना है, आपको घर एकदम पसंद है, ये घर खरीदने का है, तो 10 करोड़ के बदले में यदि 8 में मिल जाए, 7 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया ना। तो घर तो वही मिलना आपको। तो आपका घर जो है वो 2020 का वैल्यूएशन है, वो तो जो होना वो होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो इस हिसाब से फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एकदम सही वक्त है? क्योंकि लोग ये डर ऐसा बनाओ है कि हम 9000 के हाई से 17% 18% नीचे आ गए हैं, 2015 का साल बड़ा खराब रहा है, तो ये समझना चाहिए कि अच्छा है ये साल खराब रहा है तो अगले साल के लिए आउटलुक बेहतर है। आप 25 साल का सीरीज देख लीजिए, 1 साल ऊपर 1 साल नीचे होता है। तो आपका 2014 ऊपर था 30 टका, 2015 5-10% जितना भी नीचे आएगा उतना नीचे हो गया। 2016 by law of averages it will be higher, है ना। बाकी वी कैन कीप एक्सप्लेनिंग कि क्यों ऊपर होगा, अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, पी मल्टीपल होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, वो सब बोलते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल पैसा बनेगा शेयर्स में। तो आपको बाजार ऊपर जाए चाहे नीचे आए, आपको तो पैसा कमाना ही है। तो उसके लिए क्या है कि आप कंपनी ऐसी खरीदें जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें लीडरशिप हो, जिसमें अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट हो, जिसका आगे भी ग्रोथ चालू हो और आपको रीजनेबल प्राइस मिले। ये कभी जीएसटी पास होने नहीं पास होने का डर, कभी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने नहीं बढ़ने का डर, ये सब चीजें भूल कर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाएंगे साथ में, तो नहीं बता सकता क्या आने वाला है, और वो भी इंडियन पॉलिटिक्स। तो इम्पॉसिबल है। उसके बेसिस पे जो आप शेयर खरीदो तो मालूम भी नहीं पड़ा, रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो क्या है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। हमको हर चीज, और खराब समय में अच्छी चीजें भी सस्ती मिल जाती है, और आजकल बहुत अच्छे आईपीओ आ रहे हैं फॉर अ चेंज। पहली बार ऐसे सीरीज में अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे इंडिगो आया, फिर एल्केम आया, फिर डॉक्टर लाल का पैथ लैब आया, अभी वो हॉस्पिटल कंपनी में आ रही है, नारायण, बहुत हाई क्वालिटी कंपनी आ रही है, बहुत अनयूजुअल है। सो मेरे को लगता है यहाँ से जो प्राइवेट इक्विटी एडेड जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी आएंगी। सो यू शुड बी लुकिंग फॉर देम ऑल्सो। मैं आपकी स्टडी में पढ़ रहा था कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स टायर स्टॉक्स की, या फिर एनबीएफसीज हैं, या फिर फार्मा कंपनियां हैं जो आपको लगता है मिड से लार्ज कैप में जाने की, मिड से मेगा में जाने की कैपेसिटी रखती हैं। क्या वजह है आपको इन सेक्टर्स की कंपनियां ये पसंद आई हैं? एक तो है कि आपका जो फार्मा वाला जो है वो तो वैल्यू माइग्रेशन है, एंड इट्स अ ग्लोबल वैल्यू माइग्रेशन, और अभी हमारे पास 14-15 बिलियन डॉलर का ही हो रहा है। ये तो लगता है कि आईटी के जितना बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा काम होगा इसमें। कुछ लोग बोलते हैं कि इट विल बी बिगर देन आईटी, ठीक है ना, क्योंकि फार्मेसी जान ही रहा है। क्योंकि मैं इसलिए भी इस पे आपसे ज्यादा पूछना चाहता हूँ क्योंकि इस बार अभी लोगों को बहुत डर है फार्मा से कि पता नहीं कब किस कंपनी के लिए यूएस एफडीए का लेटर आ जाए। तो लेकिन पोटेंशियल है इस सेक्टर में, बहुत पोटेंशियल है इसमें, और ये पोटेंशियल बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ठीक है ना। सो इसमें क्या है, अभी भी नई कंपनी आ रही है, 200-400 करोड़ वाली कंपनी सडनली, अजंता फार्मा हमारा जो फास्टेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी है इस बार में, वो मतलब 4-5 साल पहले 200-300 करोड़ कंपनी थी। तो आप देखिए पूरी जर्नी कैसी हुई है। सो 10 क्या होता है बाजार में, 10-15 करोड़ जो कंपनी कमाती है वो बिलो रडार रहती है। अब तो सीरियस इन्वेस्टर कोई उनके बारे में बात नहीं करता, लेकिन कंपनी तो अपने हिसाब से मेहनत करे जा रही है ना, राइट। वो उस समय जब 15-20-25 करोड़ 50 करोड़ कमाते रहती है, जब बिलो रडार है, बड़े लोगों को ध्यान नहीं आता है, उस समय आप अपना रिसर्च करके आप अपना पोजीशन ले लें, क्योंकि कंपनी की क्वालिटी तब भी उतनी अच्छी होती है। नारायण मूर्ति का जो इन्फोसिस था, जो उनका विजनरी था, विजन जो था, वो 93 में 1 पैसा कम था, शायद अभी ज्यादा था। उस समय उनको अगला 20 साल बहुत सही दिखा था, यहाँ से अभी 20 साल उनको नहीं दिखता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सो एक फेज था, उस समय आप उनसे मिलते हैं और उनसे आप आधा घंटा सुनते हैं, यू हैव डेफिनेटली बॉट इन्फोसिस। और उसके बाद तो पूरी मतलब 100% हर साल अगले 10 साल तक का जो रिटर्न हुआ वो उनको भी नहीं मालूम था। वो अच्छा काम करते चले गए और फिर बाजार में रिवॉर्ड किया। और आपने कुछ और ऐसी थीम्स चुनी है टायर कंपनी की या एनबीएफसीज, यहाँ पर आपको क्या? एनबीएफसी में वैसी अपॉर्चुनिटी आपको देखिए, 65% इज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, 35% इज लार्ज प्राइवेट बैंक्स। अब वो क्या होता है कि बैंकिंग स्टॉप्स एट अबाउट ब्रांच लेवल, ब्रांच के आगे जो आपको कस्टमर तक पहुंचने का काम है वो एनबीएफसी ही करता है हर चीज में। तो ब्रांच से क्या, ये सब रॉयल लोग हैं, ये बैंक वाले उठ के जाते नहीं, तो लेकिन कस्टमर तो अपने घर में बैठा हुआ है, और यहाँ का कस्टमर इंडिया का, गांव में, यहाँ वहाँ बहुत जगह, तो उनको बेसिकली एनबीएफसी कैटर करते हैं। जैसे पुराने ट्रक्स हैं,
उनका रिफाइनेंसिंग करने का। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट ही करने वाला है ना, कोई बैंक वाला के बस की बात ही नहीं कि उसको जाकर रात को पकड़ के उससे पैसा इकट्ठा करे। तो एनबीएफसी हैज अ रोल टू प्ले। और इवन हाउसिंग फाइनेंस, तो हाउसिंग फाइनेंस में जो हर एक एक छोटे छोटे यूनिट का 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का जो असेसमेंट करने का है कि भाई आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है बट स्टिल यू आर इंटाइटल्ड टू अ हाउस एंड मॉर्गेज फॉर दैट, वो कौन करेगा? आपका वर्किंग पॉपुलेशन में सिर्फ 15% है, लेकिन हाउसिंग तो पूरे 100% को चाहिए ना, तो बाकी 85% कौन देगा? और ये बैंक वाले देंगे नहीं। सो ऑब्वियसली एनबीएफसी वहां पर कोई 1% 2% ज्यादा लेके वही फंडिंग करने वाला है। सो एनबीएफसी हैज अ वेरी स्पेशलाइज्ड रोल टू प्ले एंड मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी।